कानून का काम न्याय दिलाना है, लेकिन जब न्याय का हथियार किसी के हाथ में गलत मकसद के लिए आ जाए तो वही हथियार निर्दोषों को मारने लगता है। ये कहानी एक छोटे से कस्बे के लड़के अरमान और उसके परिवार की है। एक सीधी सादी जिंदगी, एक मासूम सपना, और फिर उस सपने का धीरे धीरे टूटना, झूठ के बोझ तले दबना, और आखिरकार एक ऐसी जीत जो आई लेकिन बहुत देर से। एक छोटे शहर का घर उत्तर प्रदेश के एक कस्बे के किनारे पुरानी ईंटों का बना छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे रघुनाथ और करुणा। सालों की मेहनत ने उन्हें साधारण बना दिया था, लेकिन उनके 3 बच्चों में उनकी पूरी दुनिया बसती थी। बड़ा बेटा अरमान सरकारी दफ्तर में क्लर्क, शांत और जिम्मेदार। छोटा बेटा विवेक कॉलेज का होनहार छात्र। सबसे छोटी समीरा 12वीं में पढ़ने वाली सपनों से भरी लड़की। घर में पैसे कम थे लेकिन इज्जत और सादगी बहुत थी। रात को खाना खाते समय करुणा ने कहा, रघु जी, बस बच्चों की जिंदगी संवर जाए, यही हमारी पूजा है। रघुनाथ, संस्कार और मेहनत हमारी दौलत है, इन्हीं से खुश रहेंगे। अरमान अपनी थाली खिसकाते हुए कहता, अरमान, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरमान अब 28 साल का हो चुका था। रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोग बार बार कहते, अब इसकी शादी कर दो। रघुनाथ को एक रिश्ता मिला, का नाम था त्रिशा। वो शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, मॉडर्न सोच की, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। रघुनाथ और करुणा ने साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस ऐसी बहू चाहिए जो परिवार को समझे। शादी सादगी से हुई। ढोलक की थाप, रिश्तेदारों का शोर, करुणा की आंखों में खुशी के आंसू। शादी के बाद का पहला महीना किसी सपने की तरह बीता। त्रिशा की मुस्कान, उसकी हंसी और उसका हर दिन कुछ नया सीखने का उत्साह अरमान के दिल को सुकून दे रहा था। त्रिशा सुबह जल्दी उठ जाती, अम्मा के साथ रसोई में जाती, चाय बनाना, रोटियां बेलना, सब धीरे धीरे सीख रही थी। मोहल्ले की औरतों से हंसकर बात करना, आंगन में तुलसी को पानी देना, छत पर धूप में कपड़े सुखाना, इन सब में वो एक गृहस्थ जीवन का हिस्सा बनती जा रही थी। अरमान अब पहले से ज्यादा खुश नजर आता। हर शाम दोनों छत पर बैठते, कभी चाय पीते, कभी पुरानी फिल्मों की बातें करते। त्रिशा, जो पहले एक तेज तर्रार लड़की लगती थी, अब घरेलू लिबास में एकदम अलग दिखती थी, शांत, सौम्य और समझदार। अरमान को लगता था कि शहर की लड़की को गांव के माहौल में ढलने में वक्त लगेगा, पर त्रिशा ने उम्मीद से कहीं बेहतर खुद को ढाल लिया था। मम्मी भी कहती, लड़की समझदार है, बस थोड़ा और वक्त लगेगा, फिर सब अपने जैसा लगने लगेगा। पर उस शांत सतह के नीचे कुछ और भी था जो अरमान नहीं देख पा रहा था। त्रिशा जब मोबाइल पर बात करती तो धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदल जाते, कभी चिंता, कभी झुंझलाहट। और जब अरमान पूछता, सब ठीक है ना, तो वो बस मुस्कुराकर कहती, हाँ सब ठीक है। उस 1 महीने में न कोई बड़ा झगड़ा हुआ, न कोई लड़ाई, लेकिन हवा में कोई अजीब सी खामोशी भी तैरने लगी थी, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। 1 महीना बीतते ही सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा शुरू में था। त्रिशा अब पहले जैसी शांत और विनम्र नहीं दिखती थी। मोबाइल दिन भर बजता रहता, ज्यादातर कॉल उसकी माँ और मामा के होते। हर बात के बाद उसका मूड बदल जाता। अब वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी, कभी रोटी का साइज, कभी बिजली का कट जाना, तो कभी अम्मा की कोई साधारण सी सलाह। अरमान को यह बदलाव महसूस हो रहा था, पर वो इसे नए माहौल में ढलने की प्रक्रिया समझकर नजरअंदाज करता रहा। एक दिन दोपहर के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, त्रिशा अपने कमरे में दबे स्वर में फोन पर बात कर रही थी। त्रिशा उदास और खींचती हुई, मां, यहां सब पुराने सोच वाले लोग हैं। एक ही कमरा मिला है मुझे, न प्राइवेसी न कोई शहरी ढंग। मैं यहां बिल्कुल फिट नहीं हो पा रही। मां सख्त लहजे में, तभी तो कहा था सोच समझकर फैसले लो। अभी देर नहीं हुई है, साफ कह दो, जब तक कार और शहर में फ्लैट नहीं मिलेगा तुम वहां एक दिन भी नहीं रुकने वाली। हमने बेटी दी है, भीख नहीं। अब त्रिशा के व्यवहार में बदलाव और भी गहराने लगा। वो अक्सर घंटों कमरे में बंद रहती और बाहर निकलती तो चुपचाप। करुणा जी, जो सब कुछ समझ रही थी, अपने पति से सिर्फ इतना कह पाई, कुछ गड़बड़ है। ये लड़की वो नहीं है जो शुरू में दिखी थी। शुरुआत मामूली बातों से हुई। गर्मी बहुत लगती है, एक नया एसी लगवा देते ना।
शादी में जो गहने मिले वो काफी हल्के हैं, थोड़े अच्छे सोने के गहने दिला दो। अरमान और उसका परिवार जितना बन पड़ा करता गया, पर यह बस शुरुआत थी। धीरे धीरे मांगें बड़ी होती गईं। अब बात सिर्फ सुविधा की नहीं रही, बल्कि शानो शौकत और दिखावे की होने लगी। त्रिशा अब साफ कहने लगी थी, शहर में एक फ्लैट होना चाहिए, कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। अरमान ने कई बार समझाने की कोशिश की। अरमान ने कहा, त्रिशा, हमारी हैसियत नहीं है ये सब देने की। हम दहेज के खिलाफ हैं, न लिया न लेंगे। हमने तुम्हें बहू बनाकर घर लाया है, खरीद कर नहीं। ये शब्द त्रिशा के लिए जैसे अपमान बन गए। उसकी चुप्पी अब खामोश विरोध में बदल रही थी, जो आने वाले समय में एक तूफान बनकर फटने वाला था। घर में कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण था। हर बात पर त्रिशा की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अरमान चुपचाप सहता रहा। उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन उस दिन एक मामूली सी बात पर बहस शुरू हुई, और इस बार त्रिशा ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने अलमारी से अपना सामान निकाला, बैग पैक किया और बिना किसी के रोके निकल पड़ी। त्रिशा का आखिरी वाक्य था, जब तक मेरी मम्मी पापा की बात नहीं मानी जाएगी, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अरमान स्तब्ध रह गया। अम्मा पापा की आंखों में आंसू थे। विवेक कुछ समझ नहीं पा रहा था। घर के दरवाजे से बाहर जाते हुए त्रिशा ने पलटकर नहीं देखा, पर उस एक पल ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। शांत माहौल में जैसे कोई बम फट गया। त्रिशा के जाने के 2 हफ्ते बाद एक सुबह घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। पुलिस खड़ी थी, हाथ में कागज था, FIR की कॉपी। धारा 498A, दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा का आरोप। सब सन्न रह गए। रघुनाथ जी की छड़ी तक कांपने लगी। करुणा की आंखों से आंसू बह निकले। पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी। सबको थाने चलना होगा, लड़की वालों की शिकायत है। विवेक, करुणा, रघुनाथ और समीरा, चारों को जीप में बैठा लिया गया। गली के लोगों की नजरें जैसे किसी तमाशे का मजा ले रही थी। करुणा थरथराती आवाज में बोली, हमने तो बहू को बेटी बनाकर रखा था, ये कैसा इंसाफ है भगवान। थाने की दीवारों के बीच उनका सम्मान, भरोसा और चैन, सब कुछ टूटने लगा। यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक तूफान था जो पूरे परिवार को बहा ले गया। मोहल्ले वाले कानाफूसी करने लगे, अरे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, सरकारी बाबू और परिवार ने बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। अब जिंदगी एक अदालत बन चुकी थी। हर तारीख पर कोर्ट जाना जैसे एक सजा जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। अरमान का नाम अब सिर्फ केस फाइलों में नहीं, बल्कि दफ्तर और मोहल्ले की जबानों पर भी था। हर सुबह का वही सिलसिला, वकील के ऑफिस जाना, केस के कागजों पर दस्तखत, कोर्ट में घंटों इंतजार, फिर अगली तारीख वकीलों की फीसें, पिता की पेंशन गिरवी, मां के गहने बिके, छोटे भाई विवेक की पढ़ाई अधूरी रह गई। अरमान वकील से, सच ये है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ये सजा क्यों? वकील, सच और झूठ का फैसला कोर्ट करता है, समाज नहीं। ऑफिस में साथी लोग नजरें चुराने लगे। कुछ ने तो बात करनी बंद कर दी। एक सहकर्मी की फुसफुसाहट, यही है ना जिस पर दहेज का केस हुआ है? मोहल्ले में जहां कभी चाय की चुस्कियों के साथ हंसी गूंजती थी, अब वहां कानाफूसी, संदेह और दूरी थी। पड़ोसी दबी जुबान में कहते, इतना सीधा लगता था लड़का, देखो औरत ने क्या क्या कह दिया। करुणा अंदर टूटती जा रही थी। हमने अपनी बहू को बेटी माना, वो हमें मुजरिम बना गई। अब हर दिन, हर सांस एक सवाल था, क्या सच कभी साबित होगा या झूठ ही सच बनकर उन्हें कुचल देगा? अब अरमान पहले जैसा नहीं रहा। वो जो कभी हंसते हुए सपने देखा करता था, अब रातों को खामोशी से बैठा रहता, अंधेरे कमरे में टकटकी लगाए, दीवारों को ताकते हुए। भोजन का स्वाद चला गया था, नींद दूर हो चुकी थी। वो घर में था, पर जैसे केवल शरीर। एक रात विवेक ने पूछा, विवेक भैया कब तक ऐसे रहोगे? हम लड़ेंगे ना सच के लिए। अरमान की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा निर्विकार। अरमान धीरे से, विवेक मैं निर्दोष हूं, पर यह समाज सुनने को तैयार नहीं। हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं। मां एक कोने में बैठी सुन रही थी, पर अब उसके आंसू भी थक चुके थे।
एक सुबह घर में अजीब सन्नाटा था। अरमान ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। काफी देर तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। मां ने कई बार आवाज दी, अरमान बेटा दरवाजा खोलो। जब भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला तो विवेक और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया और फिर अरमान पंखे से लटका मिला। वो चुपचाप चला गया, अपने सारे जख्म और बेबसी साथ लेकर। सुसाइड नोट पर लिखा था, मैं निर्दोष हूं, लेकिन इस झूठे केस ने मेरी इज्जत, मेरा विश्वास और मेरी जिंदगी सब छीन लिया। मां, पापा माफ करना, मैं हार गया। बस एक गुजारिश है, मेरा सच कभी छुपने मत देना। अरमान के जाने के बाद घर का सन्नाटा चीखने लगा। रघुनाथ दिन भर खामोश बैठे रहते, आंखें दरवाजे पर टिकी होती, मानो अरमान अभी लौट आएगा। करुणा का शरीर चलता था, पर आत्मा जैसे जड़ हो चुकी थी। वो चुपचाप अरमान के कपड़े सहलाती रहती, हर बार आंखें भीग जाती। समीरा जो कभी हंसी ठिठोली करती थी, अब बस खामोश थी। उसकी आंखें हमेशा सूजी रहती और तकिए पर हर रात आंसुओं के निशान होते। विवेक बदल गया था। अब उसमें पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। चेहरा कठोर हो गया था, आंखों में एक ही सवाल, क्या सच में न्याय मिल सकता है? घर की दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, वो अब अरमान की यादों की कब्र बन चुकी थी। अरमान की चिता बुझी नहीं थी, लेकिन विवेक के भीतर एक आग जल उठी थी। उसने मां की आंखों में देखा, वो आंखें जो अब जिंदगी से हार चुकी थीं। रघुनाथ की झुकी हुई पीठ हर सुबह और ज्यादा टूटी लगती। नहीं, अब बहुत हुआ, विवेक ने खुद से कहा। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। उसी शाम उसने पिता के पुराने कागजों से वकील का नंबर निकाला। अगली सुबह कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ी, कांपते कदमों से नहीं, बल्कि एक ठान ली हुई जिद के साथ। उसने एक डायरी निकाली जिसमें हर तारीख, हर घटना लिखी थी। वो पड़ोसियों से मिला जो उस रात घर के बाहर खड़े थे। उसने सीवीसी फुटेज की खोज की, बैंक स्टेटमेंट मंगवाए, शादी का वीडियो खंगाला। हर कागज, हर तस्वीर अब उसके हथियार बनते जा रहे थे। अब यह सिर्फ उसका भाई नहीं था जिसके लिए वो लड़ रहा था, ये लड़ाई हर उस बेटे के लिए थी जिसे झूठे आरोपों से मिटा दिया गया। 3 साल की लंबी, थकाऊ और जलती हुई लड़ाई के बाद वो दिन भी आया जब कोर्ट का फैसला सुनाया गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। करुणा और रघुनाथ की सांसें थमी हुई थीं। विवेक की मुट्ठियां भींची हुई थी। जज की आवाज गूंजी। इस कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद पाया है कि यह केस झूठा था। शिकायतकर्ता त्रिशा और उसके परिवार ने झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ना दी। ये दहेज घरेलू हिंसा का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार धोखे नहीं, इंसाफ के थे। करुणा ने बेटे की तस्वीर से लिपटकर कहा, देखा बेटा, तेरा सच हार नहीं सकता था। त्रिशा और उसके माता पिता को आईपीसी की धारा 51, 182 और 120 के तहत झूठा मामला दर्ज कराने, साजिश रचने और न्याय को गुमराह करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट का अंतिम आदेश आया। अरमान के परिवार को सम्मान पूर्वक बरी किया जाता है। सच जीत गया, लेकिन अरमान अब नहीं था। वो चेहरा जो कभी मुस्कुराया करता था, अब बस तस्वीर में था। विवेक कोर्ट से बाहर आया। माथे पर पसीना था, आंखों में आंसू, पर होठों पर एक कांपती मुस्कान। उसने भाई की तस्वीर को मोबाइल से देखा और कहा, भाई, हम जीत गए। काश ये जीत तुम देख पाते। घर के बाहर एक चुप्पी थी और भीतर करुणा और रघुनाथ 2 कोनों में बैठे थे। दीवार पर टंगी अरमान की फोटो पर अगरबत्ती की राख धीरे धीरे गिर रही थी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। न्याय मिला, पर बहुत देर से। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस हर बेटे की है जो झूठे आरोपों की आग में बिना दोष के जलता है। यह कहानी एक आवाज है, सच्चे इंसाफ की, संतुलित कानून की और समाज की जिम्मेदारी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें बताएं। हम अपने चैनल पर ऐसी कहानियों लोगों को जागरूक करने के लिए डालते हैं।